मैंने इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरपुर सीट के लिए मैंने इच्छा जताई है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस सीट से लड़ना चाहूँगी। आप भाजपा के पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा एक योजना लाएं जी। और उस योजना का जो अभी बंटाधार हो रहा है, अपने माँ और बेटी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। माताओं को मैं यही कहूँगी कि बेटी से प्रतिदिन बात करें। ये चमक जो है ये भीतरी होती है, ये आपके आत्मविश्वास से आती है। आप कुछ अच्छा करते हैं और उसकी जो खुशी चेहरे पर आती है वही ये चमक है। सशक्त समाज की सशक्त महिलाएं जो आज देश और राज्य को चला रही हैं, ऐसी महिलाओं से हमारा समाज प्रेरणा लेता है और उनके कदमों पे बढ़ना चाहता है। ऑनेस्ट रिपोर्टर पॉडकास्ट में डॉक्टर ममता रानी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ममता रानी एल.एन.टी. कॉलेज की प्राचार्य हैं, साथ ही राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भाजपा महिला मोर्चा की सदस्य हैं। मैडम, महिला सशक्तिकरण की ओर मोदी जी का भी बहुत रुचि है, अभियान है कि एक समग्र समाज का जब हम प्रगति चाहते हैं तो महिलाओं को आगे लाना होगा। उस भूमिका में आप सटीक बैठती हैं और आपका जो समाज के प्रति संवेदना है, इस संदर्भ में ये आपके अंदर ये रुचि, ये सोच, ये विचार कैसे आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको ऑनेस्ट रिपोर्टर को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने पॉडकास्ट में आज के इस प्रसार के लिए मुझे चुना। साथ ही मैं बधाई दूंगी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने सही दिशा में काम करके महिलाओं के लिए नया राजनीतिक क्षितिज, सामाजिक क्षितिज इसका निर्माण किया है। रही बात कि मैं कैसे इसमें आई, तो मैं एक अच्छे परिवार में जन्मी और जहाँ पढ़ाई लिखाई का कदर था। मेरे पिताजी एक नामी वकील के साथ साथ वार्ड काउंसलर भी थे और साथ ही एक बिजनेसमैन भी थे। और मेरी माँ वो MA PhD और लॉ उन्होंने किया था उस ज़माने में। तो पढ़ाई आप कह सकते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का संगम हमारे परिवार में था। हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई और हमने देखा, अपनी माँ को भी देखा, अपने पिताजी को भी देखा कि सामाजिक सरोकार की चीज़ों में वो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे। 5 भाई बहन थे हम लोग, 3 बहन 2 भाई, लेकिन लालन पालन में कहीं कि तुम लड़की हो या ये लड़का है, यह भेद मेरे परिवार में नहीं था। तो ये समानता का भाव मुझे परिवार से ये मिला और इसको मैंने आगे बढ़ाया। आगे मैं एक ऐसे जॉब में आई जो शिक्षा दीक्षा से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है और मैं 3 महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य रही। तो लड़कियों के समीप जाने का, उनकी दुविधाओं को, उनकी मुश्किलों को जानने का एक अवसर मुझे मिला और मुझे लगा कि इस क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक शिक्षित महिला के ऊपर ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए मैंने बच्चियों के पढ़ाने में रुचि ली और इस तरीके से धीरे धीरे मैं महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुख हुई और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए, विभिन्न लोगों से मेल मुलाकात के जरिए मैंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया, इसको गति दी। भाजपा में कई नेत्री हैं जो अपना अलग अलग दिशा में काम कर रही हैं, कोई व्यवसाय से जुड़ी है, कुछ से जुड़ी है, लेकिन आपको मुझे देखकर लगता है कि आपने बहुत ही नीचे से मेहनत किया है, बिना गॉडफादर के। जी बिल्कुल। और अन्य लोगों का गॉडफादर हुआ है जो उनको बढ़ाने में काम किए, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपने अपने मेहनत से यहाँ तक मुकाम पाया। ये कैसा रहा सफर? देखिए, सही कहा कि मैंने कोई गॉडफादर नहीं बनाया, मैं अपने फादर से प्रेरित रही और गॉड यानी ईश्वर का मुझ पर आशीर्वाद रहा। तो मुझे गॉडफादर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ, मैंने मेहनत की। जब मैं सर्विस में आई उसके कुछ ही दिन बाद मैं भाजपा की नीतियों से प्रभावित थी, तो मैंने भाजपा ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में मैं जिला स्तर पर रही, मैं जिला मंत्री रही मूल कमेटी में। उसके बाद महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हुई। उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रही। उसके बाद अभी राष्ट्रीय स्तर पर मैं महिला मोर्चा में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। सफ़र आसान नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, लेकिन मैं इसी समाज में पली बढ़ी, यहीं मेरा जन्म हुआ। तो सारे लोग
कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़े थे, जो आसपास थे, तो उन सब का थोड़ा सहयोग मिला। और सबसे ज़्यादा कि मैंने मेहनत की। मैं पार्टी के कार्यक्रमों में महिलाओं को लेकर के जाना, महिलाओं के सुख दुख में शामिल होना, सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना। और जब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची तो कई राज्यों में सांगठनिक प्रवास मैंने किया, कई चुनावों में मैं सह प्रभारी बनकर गई और वहाँ पर पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को विजय भी मिली। तो अल्टीमेटली मुझे ये लगता है कि अगर आप एक रास्ता चुनते हैं और मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती ही है, थोड़ा देर हो या जल्दी मिले। मुझे थोड़ी देर से मिली, लेकिन मैंने मेहनत की, रास्ता मैंने अपने पसंद का चुना, तो मेरी पसंद शामिल थी, मेरी मेहनत शामिल थी। तो मुझे लगता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं इतना आगे तक आ पाई हूँ। जैसे कि एक और आपके बारे में जानकारी है कि आपको सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में किसी भी बड़े विभाग में हो गई थी और उस नौकरी को आपने छोड़ दिया, जी, आखिर क्यों? देखिए, मेरा MPPS में चयन हुआ था CDPO में, लेकिन उसी साल, मतलब उसी के कुछ ही दिन बाद मेरा चयन बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में हो गया, एक लेक्चरर के पद पर। तो माता पिता सभी का ये मानना था, मुझे प्रशासनिक क्षेत्र में जाने की रुचि थी, लेकिन सभी का ये सलाह रहा कि ये एक आम मानसिकता है कि महिलाओं के लिए प्रोफेसर की नौकरी जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, वो घर परिवार देख के पठन पाठन के साथ रहती हैं, तो ये बड़ी अच्छी नौकरी है। बाद के दिनों में इसकी सैलरी भी इतनी अच्छी हो गई, तो सभी का ये दबाव रहा कि मैं वहाँ जाऊँ ही नहीं, तो मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था। इस बीच यहाँ का रिजल्ट आया और मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी के पंडौल नामक जगह पर लेक्चरर के रूप में अपनी पहली ज्वाइनिंग दी और इस क्षेत्र में आई। अब ये एक संजोग कहिए कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ भी प्रशासनिक स्तर पर आ गई हूँ। प्राचार्य का पद प्रशासनिक होता है, तो जो एक प्रशासनिक अफसर बनने की भूख थी वो इस शैक्षणिक जगत में जुड़ करके भी मेरी वो भूख पूरी हुई और मैं पंडौल से फिर मोतिहारी आई, इंटर यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र लेके मुंशी सिंह कॉलेज मोतिहारी में। वहाँ 3 वर्षों तक काम करने के बाद शहर के प्रसिद्ध महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय MDDM कॉलेज में मैं लेक्चरर होके आई। उसके बाद मुझे 3 वर्ष तक PG में भी पढ़ाने का यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में मौका मिला। फिर 2009 में कमीशन हुआ और उस कमीशन से मैं प्राचार्य बनी और मेरी प्राचार्य की पहली पोस्टिंग महिला शिल्प कला भवन में हुई, जो कि कहीं से मानचित्र पर था ही नहीं, 9 के बराबर था, लेकिन मेरे काम ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई और उसके बाद मुझे MDDM कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया 5 साल बाद। 5 साल वहाँ पर सफलतापूर्वक काम किया मैंने। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में मुझे प्राचार्य बनाया गया, वहाँ भी मैंने 5 साल सफलतापूर्वक अपनी सेवाएँ दी। और इन तीनों महिला महाविद्यालय जो शहर में है, सरकारी महिला महाविद्यालय, तीनों में प्राचार्य के रूप में काम करने के बाद अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में हुई, जो कोएड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुजफ्फरपुर के घर घर में मेरी पढ़ाई हुई बच्चियाँ हैं, क्योंकि यहाँ के तीनों महिला महाविद्यालय में मैंने काम किया, लेक्चरर के रूप में भी काम किया, प्राचार्य के रूप में भी काम किया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ कि हमारी बच्चियाँ हर जगह है और वो मिलती भी हैं, तो उनको पढ़ाने का सुख, उनको गाइड करने का सुख मैं महसूस करती हूँ। हाल ही में एक आप चर्चा कर रही थी कि एक मेरी विद्यार्थी मिली जो बताई कि मैम आपसे मैंने इंग्लिश पढ़ा और अपने बच्चों से उन्होंने मिलवाया। जी जी, ये बड़ा ही सुखद पल था। ऐसा अक्सर होता है कि जब किसी कार्यक्रम में मैं गई तो कोई लड़की आती है, बताती है मैडम मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, अच्छा लगता है। वो बताती है कि मैं अभी बैंक में हूँ, कोई एयर फोर्स में है, कोई कहीं किसी जगह पर लेक्चरर है, तो ये लगता है कि हमारी ये कमाई है। तो अभी एक बच्ची आई, उसने प्रणाम किया और उसके बच्चे थे, उन लोगों को बुलाया और उनको बताया कि हमारी इंग्लिश की मैम थी और उसने कहा कि मैम जब आप पोर्सिया पढ़ाती थी, पोर्सिया एक कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मैं पढ़ाती थी, तो आप पोर्सिया के कैरेक्टर में उतर जाती थी। तो मैंने ये पोस्ट भी किया, चर्चा भी की, बड़ा अच्छा लगता है, सुखद अनुभव है। उस समय एहसास होता है कि हमने समाज को कुछ दिया है, मेरा होना समाज के लिए सार्थक है और ये चीज़ें मुझे प्रेरणा देती हैं कि और काम किया जाना चाहिए समाज के लिए। अभी शिक्षा जगत में महिलाओं की जो नई पीढ़ी आई हैं, उन पीढ़ी को मुझे लगता है कि आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आप 16 साल से महिलाओं के बीच बच्चियों को उभारने का, उनको एक नई दिशा देने का और ऊर्जावान बनाने की भूमिका में आप रही हैं।
जी जी। तो उन बच्चियों को जो अब नए अपने, अब तो आप LNT कॉलेज में हैं जहाँ लड़की और लड़का दोनों कंबाइंड दोनों आते जी हैं, कोएड है जी जी। कोएड है, जी। तो वहाँ आप लड़कियों को कैसे आगे बढ़ने की दिशा और दशा देंगी इस पर? देखिए, महिला कॉलेज में तो लड़कियों को फिर भी एक उन्मुक्त माहौल मिलता है। कोएड कॉलेज में लड़कियां थोड़ी दबी हुई होती हैं, सहमी हुई होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा उनको भय होता है। लेकिन अब जब चीज़ें बहुत बदली हैं, अब ये 21वीं सदी है, तो चीज़ें बदली हैं, लड़कियां भी बहुत स्मार्ट हुई हैं और वो अपना भला बुरा अब ये पहचानती हैं। फिर भी जो ये उम्र है ये नाजुक दौर है और इसमें किसी के प्रभाव में आ जाना ये बड़ी सरल सी बात होती है, ये उम्र का तकाजा आप कह लीजिए। तो मैं बस बच्चियों को यही कहूँगी कि, और उनको मैं काउंसलिंग करके ये समझाती भी हूँ समय समय पर, कि आपके माता पिता से बड़ा आपका कोई हितैषी नहीं है और कोई नया दोस्त आपको वो चीज़ नहीं दे सकता, वो सलाह नहीं दे सकता जो आपके माता पिता या परिजन दे सकते हैं। तो अपने परिवार के लोगों से बातचीत करिए, संवाद करिए। दोस्ती करना कहीं से बुरा नहीं है, बुराई तब है जब आप उसको छुपाते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं। तो इन चीज़ों से बचिए, स्वस्थ दोस्ती कीजिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो अवस्था है युवा अवस्था, इसमें आपके अंदर एनर्जी का विस्फोट होता रहता है और उसको चैनलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आप में बहुत एनर्जी है और सही दिशा में वो नहीं जाए तो वो गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए हम शिक्षकों का काम है कि उनको सही दिशा बताएं, माता पिता का काम है कि वो, आज के माता पिता, माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन आज के माता पिता बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ज़रूरी है उनके साथ संवाद करने की, ज़रूरत है कि उनको समय समय पर सही दिशा दिखाने की। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन का जो एक्सप्रेशंस है वो जब बाहर नहीं आएगा तो वो अंतर विस्फोट होगा। तो उस चीज़ से माता पिता को आगे तारतम्य बिठा के अपने बच्चों के साथ चलने की ज़रूरत है। देखिए, बच्चे पहले माँ के हाथों में होते हैं, फिर माता पिता या ज्वाइंट हाथों में परिवार, फिर अपने शिक्षक के हाथों में और तब प्राचार्य के हाथों में आते हैं। तो मैं अपनी भूमिका ऐसे करती हूँ कि जो भी बच्चे आते हैं मैं उनकी बात सुनती हूँ। प्राचार्य बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत काम रहता है, लेकिन बच्चों को सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए संस्थान है और संस्थान है तो हम प्राचार्य हैं। तो बच्चों की सुनिए, उनको उचित मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बच्चे तो कुम्हार के उस घड़े के समान है ना, जिनको कि आप ऊपर से थाप भी दीजिए तो अंदर से हाथ दिए रहिए कि वो टूटे नहीं, उनको शेपअप कीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए। तो मैं बच्चियों से उनकी बातों को सुनती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, सही सलाह देती हूँ और जहाँ कहीं अगर एक्शन टेकन की ज़रूरत है तो एक्शन भी लेती हूँ, क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने के लिए ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए। अवसर देती हूँ उनको सांस्कृतिक गतिविधियों में जुड़ने का, खेल की गतिविधियों में जुड़ने का, NSS, NCC, इन सब में प्रतिभागिता के लिए उनको मैं प्रोत्साहन देती हूँ। इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हमारी बच्चियाँ निर्भीक होकर के पढ़ें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कि आज की जो माएँ अपने बच्चियों को मुख्य दिशा कैसे दें, अपने बच्चियों को क्या समझाएं जो समाज में वो भटक जा रही हैं, भाग कर शादी कर ले रही हैं या किसी के साथ भाग के जा रही हैं और वो छोड़ दे रहा है, उन बच्चियों के साथ क्या होना? देखिए, जब आपके रिश्तों के बीच में आप गैप छोड़ते हैं ना, तो उसमें कोई आ जाता है। आप अपने माँ और बेटी के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। माताओं को मैं यही कहूँगी कि बेटी से प्रतिदिन बात करें। बच्चे हैं ना, वो ना समझे की बातें भी करेंगे, तो डांट के चुप ना कराएं, उनको बोलने दें। जब वो बोलेंगी तो उनके मन में क्या है इसका आपको अंदाजा भी लगेगा। तो फिर बात के क्रम में उनसे उनकी मन की बात जाने, उनके मन की बात को जान के तब उसको उस तरीके से समझाएं। उसकी कोई हम उम्र सहेली हो या उसकी बड़ी बहन हो, उसको सहारा लें। आप सबसे ज़्यादा जरूरी है कि संवादहीनता ना आए। लोग गार्जियन बनने के चक्कर में इतना तन जाते हैं कि बच्चे उनसे अपने मन की बात नहीं कह पाते। तो आप बच्चों से समय पर दोस्ताना व्यवहार भी रखें। जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप अभिभावक के रूप में थोड़ी कड़ाई भी करें, लेकिन अपने और उनके बीच में गैप ना आने दें। बातचीत
होती रहनी चाहिए। बातचीत के जरिए उनकी सोच को समझिए, उनकी मानसिक दशा को समझिए। होता क्या है कि बच्ची किसी लड़के से मान लीजिए बात की तो माताएं डांट देती हैं, उसे बात नहीं करना है, फोन ये करना नहीं, उसमें हिस्सा लें कि क्या बात करती हो, उसको एक दिन बुलाओ, हम भी थोड़ा मिलना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों के जितने करीब रहेंगी ना, बच्चा उतना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे और वो इधर उधर नहीं भागेंगे। आप करीब नहीं रहेंगी, आप डांटेंगी तो वो बच्चियां, उनको कोई प्यार से 2 लाइन बोलेगा, उनको फुसला लेगा। तो ये गैप नहीं रहने देना है। इसलिए आपको आपके 2 महाविद्यालयों की बच्चियों से मेरी चर्चा हुई। जी जी। तो कहा जाता है कि ममता रानी एक सशक्त प्राचार्या भी हैं, सशक्त गार्जियन भी हैं, और उनके आने से केवल बच्चियां नहीं सशक्त मैंने वो रहती है, उनके सारे स्टाफ भी एकदम एडमिनिस्ट्रेशन के मानने वाले होते हैं। क्या ये गुण आपने कैसे सीखा कि आपके जहाँ जाने से पहले सुनते हैं लोग कि ममता जी इस कॉलेज के प्राचार्य हो गई, तो उससे पहले लोग अपने नियमों कानून के अंदर आ जाते हैं? देखिए, जब मैं एक संस्था के प्राचार्य के रूप में होती हूँ तो निस्संदेह जो हमारे संस्था का नियम कानून है उसको पालन करवाना हमारी प्राथमिकता है। तो आप देखते हुइएगा, मैं एक कहानी कहूँगी कि एक रानी थी और उसके बेटे ने एक बछड़े को कुचल दिया अपने रथ से। तो एक रानी के रूप में उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके बेटे को भी, जिसका बेटा नहीं, उनके रथ से एक व्यक्ति कुचला गया, किसी माँ का बेटा, तो उन्होंने उस माँ को कहा कि तुम रथ चलाओ और मेरा बेटा पर चढ़ा दो। एक रानी के रूप में उन्होंने ये न्याय दिया, लेकिन एक माँ के रूप में जाके उनका पैर पकड़ लिया और ये कहा कि आप मेरे बच्चे को क्षमा भी कर सकती हैं। तो वही एक प्राचार्य, जब प्राचार्य की भूमिका में कुर्सी पर बैठती हूँ मैं, तो नियम कानून है, उसके लिए मैं जो हर संभव प्रयत्न है उसके पालन के लिए करती हूँ। कहीं कठोर होती हूँ, कहीं किसी पर दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, लेकिन जब उससे उलट मैं जब एक महिला के तौर पर आती हूँ तो जिसको मैंने डांटा होता है, जिस पर मैंने कार्रवाई की होती है, उसका पीठ थपथपाती हूँ और कहती हूँ कि ये आपके सीखने के लिए था। मैं इसका भी फिर रास्ता देखती हूँ कि आपकी सजा कैसे कम हो सकती है। तो कहने का मतलब कि आप व्यक्तिगत तौर पर अगर आप जुड़ते हैं, संवेदना के तौर पर अगर आप किसी से जुड़ते हैं, तो वो आपको प्रशासनिक कार्रवाई करने में आसानी होती है। प्रशासक के रूप में मैं प्रशासिका हूँ, लेकिन एक संवेदनशील व्यक्तित्व के रूप में उसके घर परिवार, उसकी क्या मजबूरी थी, कोई देर आया, मैंने उस दिन उसको मान लीजिए कि CL मार्क कर दिया, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी, अगर वो ये कह रहा है, बता रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं अलग से पूछती भी हूँ, तो फिर कैसे उसको उसकी सुविधा दी जा सकती है, मैं ये रास्ता बताती हूँ कि आप इसको मेडिकल लीव ले लीजिए, आपकी ये छुट्टी बच जाएगी। तो कहने का मतलब कि व्यक्तिगत तौर पर अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जो अधीनस्थ लोग हैं, जो स्टाफ की आपने बात कही, कर्मचारी की, वो सभी जुड़ते हैं और वो सभी ये जानते हैं कि मैडम ये पनिश करना चाहती नहीं है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है, ये उस कुर्सी की मजबूरी है। लेकिन जब मैं उस कुर्सी से अलग हटती हूँ तो मैं उनसे बेटा कहकर बात करती हूँ, उनके कंधे पर हाथ रखती हूँ, उनका सिर सहलाती हूँ, और ये तमाम चीज़ें मैं स्टूडेंट्स के साथ भी करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को बेटा कह के ही बुलाती हूँ। मैंने कभी किसी को तुम तराम नहीं किया अपने आज तक के 29 वर्ष के सर्विस में। तो आप इज्जत देंगे तो इज्जत पाएंगे। ये सब चीज़ रेसिप्रोकल है। आप दूसरों की बात को समझेंगे तो दूसरे आपकी बात को समझेंगे, आप दूसरों की मजबूरी समझेंगे तो दूसरे आपकी मजबूरी समझेंगे। तो दोनों का इस तरीके से समन्वय करके चलने से चीज़ें आसान होती हैं। प्रशासिका ममता रानी से उनके लोग, उनके अधीनस्थ डरते भी हैं, लेकिन सीधे डॉक्टर ममता रानी से लोग आके गले भी मिलते हैं और हंसते भी हैं, बोलते भी हैं। तो दोनों का समन्वय बना के चलना। ये तो है। गत 16 साल प्राचार्य रही, जिस महाविद्यालय में आप रही कुछ न कुछ दे के आई जी। महिला शिल्प कला भवन में रही तो वहाँ जो 4 दीवारी जो टूटी थी, फूटी थी, बच्चियाँ असुरक्षित थी, वहाँ आपने दीवार मजबूत करके अंदर मकान बनवाया, जो बिल्डिंग जो कमजोर था, जर्जर था, उनको मजबूत किया। MDDM में आई, वहाँ आपने BEd लाई, BEd को सशक्त करते हुए वहाँ के बच्चियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, MDDM के प्रांगण में ही BEd करें। ये हुआ। तीसरा, अभी आप LLT कॉलेज आएंगे। जी जी। नहीं, RBBM गई, RBBM में भी आपने वहाँ भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बढ़ाया, बिल्डिंग करवाया, 4 सब्जेक्ट्स में PG लाई, एक सब्जेक्ट वोकेशनल का बंद था उसको शुरू करवाया,
कैंटीन, वहाँ भी बहुत सारे काम हुए। IQAC हॉल, छात्रा सदन नहीं था, वो बनवाया। MDDM में मैं थी तो बीएड के अलावे मैंने CPE स्टेटस, सेंटर फॉर पोटेंशियल विथ एक्सलेंस, पूरे राज्य में सिंगल MDDM कॉलेज को मिला था, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान और स्टेटस मिला था। DST से मैं वहाँ प्रोजेक्ट लाई थी। उसके बाद कई जनप्रतिनिधियों से मिलकर वहाँ पर काम करवाया, रूसा के पैसे से। तो मैं जहाँ रही हूँ समर्पित भाव से मैंने काम किया है। हाँ, इसके मुझे लगता है कि इसके दो कारण हैं। एक तो आप काम के प्रति सशक्त हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की सोचती हैं, और दूसरा है कि पॉलिटिकली पहुंच भी आपकी अच्छी है। जी, मुझे लगता है कि यही कारण है कि आप जहाँ जाती हैं वो सशक्त करके आती हैं। जी। अब मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकली पहुंच बहुत लोगों की होती है, लेकिन बहुत लोग उस पॉलिटिकल पहुंच को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने आज तक अपने लिए पॉलिटिकली कुछ मांगा नहीं। जो पार्टी ने काम दिया वो मैंने किया। अब मैं चाहती हूँ, इस बार मैंने कुछ मांगा है, लेकिन मैंने अपने पॉलिटिकल पहुंच को संस्था के लिए इस्तेमाल किया। मैंने स्कूल कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल किया। मैं जब MSKB में थी तो वहाँ 1 करोड़ 11 लाख एक फंड आया था, लौट गया। मैंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन से वहाँ तक जाके उस फंड को वापस लाया और उससे वहाँ निर्माण करवाया। MDDM कॉलेज में थी तो MLC फंड से वहाँ मैंने ऊपर हॉल बनवाए। MLA फंड से भी मैंने वहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की तरफ निर्माण का कार्य करवाया। तो मैंने अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस से अपने लिए अभी तक कुछ मांगा नहीं था। अभी तक मैं संस्थाओं के लिए ही उनसे जाती थी। मैं कहती थी कि ये सामाजिक संस्थाएं हैं, इसमें समाज की बेटियां पढ़ती हैं, तो आप लोग इसके लिए आगे बढ़ करके काम कीजिए। स्कॉलरशिप, एक प्रतिनिधि ने अपने माता पिता के नाम पर स्कॉलरशिप दिया जो रामवृक्ष बेनीपुरी में हर साल मिलता है टॉपर बच्चियों को। तो इस तरीके से मैंने झोली फैलाई है प्रतिनिधियों के सामने, लेकिन वो झोली मैंने समाज के लिए फैलाई है। मैंने उन संस्थानों के लिए मांगा है जिसमें मैं रही हूँ, और लोगों ने खुशी खुशी दिया, क्योंकि उससे किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता था, पूरे समाज का बेनिफिट हुआ, तो लोगों ने खुशी खुशी दिया भी। नहीं, ये तो चीज़ है। और अब शिक्षा से परे अब लोग जब राजनीति में आप सक्रिय हैं, कई राज्यों के प्रभारी रही हैं चुनाव कराने में, तो आने वाला अभी विधानसभा है, 2 महीने या 3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। जी जी। और लोगों के बीच यह चर्चा है कि ममता रानी मुजफ्फरपुर की कैंडिडेट भी हैं। जी, तो इस रूप में आप अपने को कहाँ पाती हैं? देखिए, मैंने इस बार भारतीय जनता पार्टी से मुजफ्फरपुर सीट के लिए मैंने अपनी इच्छा जताई है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं इस सीट से लड़ना चाहूँगी। इसके कई कारण हैं। एक तो कि परंपरागत ये सीट जो लड़ते रहे हैं, मैं उसी समाज से हूँ। दूसरी बात कि अभी ये सीट हमारे विपक्षी पार्टी की है। हमारे कैंडिडेट इस सीट पर पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से हार गए थे। तीसरी बात कि मोदी जी हर जगह अभी टिकट बंटवारे से लेकर के प्रतिनिधित्व के स्तर पर महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं। वो तो आरक्षण भी घोषित कर चुके हैं जो आने वाले चुनावों में वो साकार रहेगा ही। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, मैं इस बार अपनी इच्छा मैंने पार्टी के जो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं उनसे जताई है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो मैंने बताया कि मैं मुजफ्फरपुर में मुझे पहचान का संकट नहीं है, क्योंकि मैं 3 महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य रही हूँ, तो घर घर में मेरी पढ़ाई हुई बेटियाँ हैं। दूसरी कि मैं कभी किसी लॉबी में नहीं रही। आज आपके मंच से मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं हमेशा एक भाजपाई रही, चाहे जो हमारे कोई भी अध्यक्ष रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, कोई भी, मैंने भाजपा पार्टी में एक सच्चे भाजपा के सिपाही की तरह काम किया। मेरे ऊपर कहीं से ये ठप्पा नहीं है कि ममता रानी इस लॉबी की हैं या इस लॉबी की नहीं है। ममता रानी सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही हैं, कमल निशान की हैं। एक ये चीज़ है। तीसरी बात कि मेरी काम करने की छवि रही है, मैं जहाँ भी गई हूँ मैंने काम किया है। तो ये 3 बिंदुओं को लेकर के समाज में भी चर्चा हुई कि आप आइए, आप आइएगा तो हम लोग को लगता है कि काम होगा। तो इन्हीं चीज़ों को दिमाग में लेकर के मैंने अपनी इच्छा अपने शीर्षस्थ नेतृत्व के सामने रखी है। वैसे मैं फिर से स्पष्ट करूं कि पार्टी का जो फैसला होगा मुझे वो स्वीकार होगा। पार्टी अगर मुझे चुनती है तो मैं उतरूंगी। पार्टी किसी कारणवश, क्योंकि पार्टी को बहुत बड़े लेवल पर सोचना होता है, पार्टी के पास अपने कई मापदंड होते हैं तय करने
करने के। तो किसी कारण बस अगर मुझे नहीं भी देती है तो मैं भाजपा की सच्ची सिपाही हूँ और रहूँगी। नहीं, यदि आपको पार्टी टिकट देती है जी जी। तो समाज में किन मुद्दों को विकास करने की जरूरत है, की चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत है? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक एमएलए के रूप में कहिए तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसके लिए जनता चुनती है। उसमें उनके जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे मुजफ्फरपुर की बुनियादी समस्या है वाटर लॉगिंग, उससे कैसे निजात पाया जाए, उस पर काम होगा। दूसरी बुनियादी समस्या है मुजफ्फरपुर में कि एक समाज में लॉ एंड ऑर्डर ये रहे। हालांकि एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत पहले से सुधरा है, लेकिन अभी भी जमीन उमीन को लेकर के कुछ ये होता रहता है। तो लॉ एंड ऑर्डर पर, शिक्षा पर, मुजफ्फरपुर एक तरीके से नॉर्थ बिहार में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। ये शिक्षा हब के, चूंकि मैं शिक्षाविद हूँ, मैं सोचती हूँ, मैंने कई जगहों पर जा करके विदेशों में, देश में देखा है कि शिक्षा के माहौल में क्या क्या बदलाव लाया जा सकता है, कैसे हमारे संस्थान उच्च स्तरीय संस्थान बने। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। जो योजनाएं हैं सरकार की, मैं फिर कहूँगी कि एनडीए सरकार ने, केंद्र में भाजपा नीति सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं कि वो अगर ठीक से अमल में आ जाए तो जनता की 80% कहिए कि जो जनता की सोच है, मांग है, वो पूरी हो जाए। तो वो योजनाएं सही तरीके से जमीन पर उतरे, जो वंचित है उनको उनका हक मिल पाए उन योजनाओं के क्रियान्वयन से। तो इन चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। और एक महिला होने के नाते मेरा फोकस रहेगा कि महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सकें, उनको यात्रा का सुगम साधन उपलब्ध हो, महिलाएं अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, महिलाएं विकसित हो, उनके लिए यहाँ पर कुछ ऐसा औद्योगिकरण हो कि उनको यहाँ पर काम मिले, वो घर के साथ साथ काम भी कर सके। महिलाओं के लिए शहर में जगह जगह टॉयलेट हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। यानी मैं आधी आबादी तो ऐसे ही हूँ, हर स्त्री आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, हर एक स्त्री। तो एक तरीके से तो मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ एक महिला होने के नाते। तो उनकी जो समस्याएं हैं और उन पर जो अत्याचार होते हैं, उन सब चीज़ों पर मेरी काम करने की इच्छा है कि वो चीज़ें बंद हो और महिलाओं के लिए समाज एक बढ़िया समाज हो, इसके लिए मैं काम करूँगी। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा, उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना होगा। महिला शिक्षा, जिस पर कि पूरी सरकार काम कर रही है और वो बढ़ावा दे भी रही है, वो सही मायने में वहाँ तक पहुँचे। तो स्कूल कॉलेजेस में जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको बेहतर माहौल मिले, इसकी कोशिश की जाएगी। उनको स्कूल कॉलेज में सैनिटेशन की अच्छी सुविधा मिले, पीने की पानी, शौचालय, इन सब की अच्छी सुविधा मिले, वो पढ़ें। पढ़ने के बाद जब वो डिग्री लेती हैं तो हमें यह भी देखना है कि महिलाओं पर जो अत्याचार पहले की अपेक्षा कम हुए हैं, लेकिन जो घरेलू अत्याचार है वो कम हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ सिविल सोसाइटी के जरिए, कुछ कानून के जरिए, तो इन सब क्षेत्र पर काम करना होगा, महिलाओं को बढ़ाना होगा। महिलाएं अपना हक जब पा लेंगी, मोदी जी ने जैसे कहा 33% आरक्षण, तो वो सब होने के बाद महिलाएं मजबूत हो रही हैं। बस उसी मजबूती को हमें देखना है कि वो और फर्म तरीके से वो उस लेवल पर पहुँचे और उनको उनका अधिकार मिले। तो इसके लिए कई मंच मोर्चा है, कई फोरम है, कई एनजीओ है, उन सबको शामिल करके काम करना होगा। देखिए, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। हम ये मान के चलते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि नाला साफ रहे, नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम नाले में प्लास्टिक का कचरा ना फेंके। तो इसलिए सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इन सबको ले करके एक समन्वय बना करके यदि कार्य किया जाएगा तो ये सभी सपने सच होंगे। आप भाजपा के पूर्व मंत्री कहते हैं कि हमें स्मार्ट सिटी के लिए बहुत बड़ा एक योजना लाएं, और उस योजना का जो अभी बंटाधार हो रहा है उस पर क्या आपकी राय है? देखिए, ये बात सही है कि जब वो मंत्री थे उसी काल में ये स्मार्ट सिटी के तहत कुछ शहरों को बिहार में चुना गया, उसमें मुजफ्फरपुर भी शामिल था। योजना लाए, लेकिन देखिए योजना हमारे यहाँ का जो है कि योजना लाता कोई है
और उसका जब क्रियान्वयन होता है तो उस समय तक वो बदल जाता है, कोई और आ जाता है। तो उन्होंने लाया, लेकिन जब तक वो पूरी तरह से फलीभूत होता तब तक विपक्ष के हमारे आ गए एमएलए। अब यहाँ पर तो विपक्ष को इसी बात की पड़ी रहती है कि ये श्रेय न कहीं किसी को मिल जाए, तो इसलिए सरकार की योजनाओं को वो ठप भी कर देते हैं, वो आगे न बढ़े इसके लिए वो तमाम जोर लगा देते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो लाया उसको मौका नहीं मिला कि उसको पूरा करवा सके, और जो आए बाद में उनको पड़ी नहीं है कि योजना पूरी हो, क्योंकि इससे एनडीए को इसका लाभ मिल जाएगा, उपलब्धि मिल जाएगी। तो इसी खींचतान में चीजें थोड़ी खराब हुई, लेकिन फिर अभी के दिनों में स्मार्ट सिटी की कई योजनाएं पूरी हुई हैं। जो अभी थोड़ा बहुत बाकी है उस पर काम हो रहा है। अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, अगर फिर से हमारे शहर को भाजपा का कैंडिडेट मिल जाता है, भाजपा के एमएलए मिल जाते हैं, तो वो तमाम योजनाएं निश्चित पूरी होंगी, ये मैं कह सकती हूँ। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या एनडीए की सरकार में नीतीश जी वापस आएंगे? देखिए, ये बड़ी चीज है जिस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें तो ये मालूम है कि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही ये चुनाव लड़ेंगे। जब हम एनडीए हैं तो हमारे साथ जदयू है, हमारे साथ लोजपा है, हमारे साथ हम है, हमारे साथ कुशवाहा जी। तो निस्संदेह पार्टी ने ये तय किया है, हम सब पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय के। नीतीश कुमार जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में हम ये 2025 का चुनाव लड़ेंगे। जी, राजनीतिक सवालों से थोड़ा अलग चलते हैं। आपके बारे में लोगों का मानना है कि ममता जी जो कमाती हैं, जैसे टीडीएस करता है, उस तरह वो समाज के लिए एक अलग टीडीएस बना रखी है, जिससे वो बेटी की शादी, बेटियों की पढ़ाई, बेटियों को वस्त्र देना, ये क्या, ये कहाँ से है? ये तो बहुत ही गुप्त बात है जो कभी कभी चर्चा में आती नहीं है। जी, मैं बताऊं, मेरी माँ ने एक बार मुझे कहा था कि तुम पढ़ लिख गई, एक स्थान पर पहुंची, तो इसमें तुम्हारा योगदान, तुम्हारी मेहनत है, बाकी योगदान इस बात का है कि तुम एक अच्छे परिवार में जन्मी। तो इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम जो बनी, इसमें तुम्हारे माता पिता की मेहनत है, तुम्हारा थोड़ा है, लेकिन तुम्हारे सदके कोई बेटी पढ़ जाएगी तो ये तुम्हारी अपनी उपलब्धि होगी। तुम्हारे सदके किसी बेटी की शादी हो जाएगी तो ये ममता रानी के किए होगा। तो तुम इस तरीके से काम करो कि तुम्हारे सदके कुछ हो। मैंने भी सोचा कि मैं इस जगह पढ़ी, मुझे सब सुविधाएं मिली, मैं यहाँ तक पहुँची, तो जो सुविधाहीन बच्चियाँ हैं उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो माँ की यह उक्ति मेरे मन में कहीं थी, तो जब मैं कमाने लगी तो सही बात है कि मैं उसका एक भाग खर्च करती हूँ। ये बात मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन कई निर्धन ऐसी छात्राएं हैं जिनका फीस मैं देती हूँ, और वो छात्राएं मेरे लिए बेटी की तरह हैं, मेरी वो पालिता है। मैं उनके, अगर कोई इसमें स्पोर्ट्स में है तो उनके स्पोर्ट्स के लिए तमाम चीज़ें उपलब्ध कराती हूँ, किताबें उपलब्ध कराती हूँ, उनकी फ़ीस भरती हूँ। और ऐसे कुछ लोग भी हैं समाज में जिन्होंने बेटियों की शादी की, उसका खर्च बहुत ज़्यादा था, तो मैंने आगे बढ़कर उसमें भी अपनी भूमिका, मैं कहती हूँ पान फूल अक्षत चंदन से भी पूजा की जाती है, और बहुत पकवान के साथ भी। तो जहाँ जैसी ज़रूरत हुई मैंने वहाँ पर अपना गिलहरी प्रयास किया है और मैंने उसमें अपनी भूमिका निभाई है। मेरे पास यकीन जानिए कोई महिला आ जाती है अगर, और वो भूखे पेट है, तो वो बिना खाए नहीं जाती है और कुछ ले करके ही जाती है, क्योंकि एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के लिए करना ये मेरा पहला कर्तव्य है और ये मैं करती हूँ। इसलिए मैं अपने आय का एक भाग इन चीज़ों पर खर्च करती हूँ, और यकीन जानिए मुझे ये करके बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैंने महिला होने का फर्ज निभाया है। ये समाज सेवा के परे एक और सवाल है, जो आपके मित्र, जो आपके सहपाठी रहे हैं कॉलेज में, वो अक्सर चर्चा करते हैं कि ममता रानी जैसी तब दिखती थी वैसे ही आज है, तो उनसे जरूर आप पूछिएगा कि इनकी चमक का राज क्या है। तमाम वैसे दोस्तों को बहुत धन्यवाद जो ऐसा सोचते हैं। ये चमक जो है ये भीतरी होती है, ये आपके आत्मविश्वास से आती है। आप कुछ अच्छा करते हैं और उसकी जो खुशी चेहरे पर आती है वही ये चमक है। तो मैं समाज के लिए जब कुछ करती हूँ, मेरे किए
कोई अगर बेटी परीक्षा पास करके फर्स्ट डिवीजन लेके आती है, मैडम आपने मुझे पढ़ाया, तो वो जो चमक आती है ना, वो आके बस जाती है मेरे में। तो ये मेरा आत्मविश्वास, ये और लोगों के लिए काम करने की जो प्रवृत्ति है, उसका जो एक संतोष है, वो है मेरे अंदर। और मैं काम करने में विश्वास करती हूँ, काम करती हूँ, एक बड़ा रेगुलर रूटीन मैं जीती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, और लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिलता है, वही मेरी इस चमक का राज है। आप मेरे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो हम चाहेंगे कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व कि किसी आप बड़े पद पे हो, और उस समय जब आपकी इंटरव्यू करें तो हमको अच्छा लगे। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत आभार। ऑनेस्ट रिपोर्टर का बहुत बहुत आभार।